स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। कैबिनेट का फैसला, स्वच्छ भारत अभियान में दान पर मिलेगी कर में छूट। 712 किलोमीटर लंबी सड़कों को किया जाएगा 4 लेन। रोक के बावजूद बीबीसी के चैनल 4 ने दिखाई निर्भया पर बनी डॉक्यूमेंट्री। भारतीय विदेश मंत्रालय कर सकता है दखल। कोयला खान और बीमा बिल लोकसभा से पास। बीमा बिल को राज्यसभा से मंजूरी न मिलने की दशा में सरकार बुला सकती है संयुक्त सत्र। यूक्रेन में खान हादसा, 30 लोगों की मौत। अलगाववादियों पर बचाव कार्यों में अवरोध का इल्जाम। अमेरिका और यूरोपीय देश का रूस पर प्रतिबंध सख्त करने का संकेत। और ऑस्ट्रेलिया ने 417 रन बनाकर विश्व कप इतिहास में बनाया सबसे बड़ा स्कोर। 275 रन से अफगानिस्तान पर दर्ज की रिकॉर्ड जीत। भारत का कल वेस्टइंडीज से मुकाबला। नरेंद्र मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत अभियान में अब दान देकर देश विदेश में बैठे लोग आयकर में छूट हासिल कर सकते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने स्वच्छ भारत कोष के गठन से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 712 किलोमीटर की कुल लंबाई की 10 राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दे दी। इसके तहत 2 लेन की सड़क को अब 4 लेन किया जाएगा। केंद्र सरकार स्वच्छ भारत अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों की सक्रिय भागीदारी चाहती है। इसलिए कैबिनेट ने स्वच्छ भारत कोष के गठन से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। सरकार के इस फैसले से कंपनियों के साथ व्यक्ति विशेष भी मिशन के तहत दान देकर आयकर में रियायत हासिल कर सकेंगे। कंपनियों के सामाजिक दायित्व के मद से भी इनमें दान किया जा सकता है। स्वच्छ भारत कोष का ज्यादा से ज्यादा उपयोग शौचालय बनाने में किया जाएगा। आर्थिक मामलों की कमेटी ने पीडीएस के तहत मिलने वाली रसोई गैस और केरोसिन सब्सिडी इस साल 31 मार्च तक जारी रखने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने ये सब्सिडी योजना 2002 में शुरू की थी और ये 31 मार्च 2014 को खत्म हो चुकी थी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के 10 प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दे दी। इसके तहत 712 किलोमीटर 2 लेन की सड़कों को 4 लेन किया जाएगा। इस पर 12,646 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके तहत उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और मध्य प्रदेश की 2 लेन की सड़कों को 4 लेन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आपको बता दें कि रोक के बावजूद निर्भया कांड पर बीबीसी द्वारा बनाई गई फिल्म रिलीज कर दी गई है। हालांकि इसे भारत में नहीं रिलीज किया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री को ब्रिटेन में बीबीसी 4 चैनल में आज तड़के 3:30 बजे दिखाया गया। केंद्र सरकार ने दावा किया था कि इस फिल्म को विदेश में भी प्रसारित नहीं होने देंगे। सरकार के कड़े रुख के बाद बीबीसी ने निर्धारित तारीख से काफी पहले इसे आज प्रसारित कर दिया। बीबीसी ने कहा कि हमने कंटेंट को पूरी जिम्मेदारी से दिखाया है। पहले इस डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण 8 मार्च को विमेंस डे पर होना था। इससे पहले कल निर्भया कांड के दोषी के इंटरव्यू को लेकर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के भारत में प्रसारण पर सरकार ने रोक लगा दी थी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कल संसद में कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी और भविष्य में जेल में बंद दोषियों के साक्षात्कार की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय डॉक्यूमेंट्री निर्माता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही है और इसके लिए दिल्ली के उपराज्यपाल और पुलिस कमिश्नर की नॉर्थ ब्लॉक में मीटिंग बुलाई गई। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तिहाड़ जेल में बंद गैंग रेप के दोषी मुकेश कुमार के इंटरव्यू मामले में राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने बताया कि बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर पाबंदी लगा दी गई है। गृह मंत्री ने कहा कि रिसर्च के नाम पर जेल में हुए इंटरव्यू की जांच होगी। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ही हर्ट हुआ था और तुरंत इस संबंध में जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं उनसे सीधे बात की थी और आवश्यक हमने इंस्ट्रक्शंस दिए थे और मैंने कहा किसी भी सूरत में यह टेलीकास्ट नहीं किया जाना चाहिए। और कल ही रात को कोर्ट में जाकर वहां से आदेश प्राप्त किया गया कि यह अब जो कुछ भी टेलीकास्ट किया गया है इसे रिलीज नहीं किया जाए और इस प्रकार की रेपिस्ट का टेलीकास्ट करने की इजाजत किसी भी सूरत में भविष्य में नहीं दी जाएगी, ये मैं इंश्योर करूंगा। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विभिन्न दलों के सांसदों ने निर्भया कांड के दोषी के इंटरव्यू मामले पर सरकार से सफाई मांगी। हालांकि इंटरव्यू के प्रसारण के मामले पर सांसदों की राय भी बटी हुई है। आप प्लीज बताइए आप इमीडिएट एक्शन क्या लेंगे
और कब तक लेंगे? अन्यथा यू आर आस्किंग फॉर अ वेरी बिग ट्रबल। और आप देश को ये तो बताइए कि आप सेफ्टी ऑफ विमेन की जो बात कर रहे हैं, जो विमेन की डिग्निटी को जो जिस तरह से इंसल्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर तुरंत इसी वक्त आप क्या कार्रवाई करेंगे? Suggesting death penalty, banning this movie is not the answer. We have to confront the issue that men in India do not respect women. And anytime there is a rape, blame is put on the woman that she was indecently dressed, she provoked the men. अच्छा हुआ कि ये डॉक्यूमेंट्री बनी है, इसलिए कि हिंदुस्तान के करोड़ों आदमियों को मालूम हुआ कि वो रेपिस्ट की तरह सोचते हैं। अगर ये गंदा लग रहा है तो उन्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए। लोकसभा में भी सांसदों ने ये मसला उठाया। Is the fact that what those people said is what we need to concentrate on. जिनको मौत की सजा हो चुकी है, वो भी जेल में से इंटरव्यू देकर बोल रहे हैं उन्होंने 2.5 साल में कुछ नहीं सीखा कि जो हम कह रहे हैं वो सही है। इस लड़की को रात को 7 बजे से बाद किसी लड़की को बाहर नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को इस तरह का लिबास पहनना चाहिए। हर चीज का दारोमदार क्या सिर्फ औरत पर ही आता है? गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले में तिहाड़ जेल के महानिदेशक को भी तलब किया। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने कहा कि बीबीसी के साथ इंटरनेट पर भी इसके प्रसारण को रोकने के बारे में कदम उठाए गए हैं। पुलिस ने तिहाड़ प्रशासन को नोटिस भेजा है और आपराधिक धाराओं में मामला भी दर्ज किया है। जितने भी प्रेस मीडिया के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं, सबको इसकी खबर देने की हमारी चेष्टा रहेगी। और उसके अलावा जहां पर ये इंटरनेट पे पड़ा है उसको ब्लॉक करवाने के लिए हम अब कार्रवाई करेंगे। जो है बीबीसी को भी हम खबर देंगे ताकि और अन्य चैनल जिनका इस डॉक्यूमेंट्री को चलाने का प्रोग्राम था, ताकि वो इस डॉक्यूमेंट्री को ना चलाएं, उनको कोर्ट के ऑर्डर के बारे में जानकारी दी जाएगी। इंडियाज डॉटर यानी भारत की बेटी नाम से बनाई गई डॉक्यूमेंट्री का बीबीसी के चैनल 4 और एनडीटीवी पर एक साथ 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर प्रसारण किया जाना था। बीबीसी के स्वतंत्र फिल्म निर्माता और निर्देशक लेस्ली वुडविल ने यह डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तिहाड़ प्रशासन का कहना है कि शर्त के मुताबिक डॉक्यूमेंट्री को तैयार होने के बाद उन्हें नहीं दिखाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात आम आदमी पार्टी की, जिसके वरिष्ठ नेता प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति यानी पीएसी से बाहर कर दिया गया है। बुधवार को हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थकों ने 8 के मुकाबले 11 वोटों से दोनों नेताओं को पीएसी से बाहर करने का फैसला लिया। वहीं राष्ट्रीय संयोजक के पद से केजरीवाल के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया गया है। बैठक में केजरीवाल और मयंक गांधी मौजूद नहीं थे। जब योगेंद्र यादव के साथ नेशनल एग्जीक्यूटिव की मेजॉरिटी नहीं है, फिर भी वो चाहे कि मेरी बात मानी जाए, तो डिक्टेटर कौन हुआ? केजरीवाल हुआ या योगेंद्र यादव हुआ? हरियाणा में उन्होंने पूरे संगठन की ऐसी तैसी करी, टिकटें कैसे बंटवारा हुआ वो पूरा हरियाणा जानता है। पंजाब में उन्होंने कैसे ऐसी तैसी करी वो जानता है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले ही पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पर कार्रवाई के संकेत मिलने लगे थे। 21 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने यादव और भूषण को पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति यानी पीएसी से हटा दिया। इस फैसले के बाद जहां योगेंद्र यादव ने समर्पित कार्यकर्ता की तरह काम करने की बात कही, वहीं प्रशांत भूषण ये कहते हुए निकल गए कि बहुमत से लिया गया फैसला प्रभावी होगा। पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह पार्टी मुझे जो आदेश देगी, मुझे जो भूमिका देगी, वो मैं पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूंगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने बस ये तय किया है कि मैं और योगेंद्र यादव अभी पीएसी के मेंबर नहीं रहेंगे। हालांकि पार्टी का कहना है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। पार्टी के 2 वरिष्ठ साथी श्री योगेंद्र यादव जी और श्री प्रशांत भूषण जी, उन्हें पीएससी की जिम्मेदारियों से मुक्त करके नई जिम्मेदारियां दी जाएं जो तय की जाएंगी। दोनों ही नेताओं ने पिछले दिनों आरोप लगाए थे कि 3 साल पुरानी ये पार्टी स्वराज और पारदर्शिता के मूल विचार से डिग गई है। दोनों नेताओं ने खुलकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए थे, लेकिन इस फैसले ने दिल्ली चुनाव में प्रचंड जीत का जश्न मना रही आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के जोश को ठंडा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और आम आदमी पार्टी की पीएसी से प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को निकाले जाने को लेकर राजनीतिक दलों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी, कांग्रेस और जेडीयू ने आम आदमी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र पर सवाल उठाए हैं। वहीं वाम दलों ने फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। अब इन्होंने ये कहा योगेंद्र यादव को हटाने का मतलब ये है कि हम कोई भी डिसेंट वॉइस नहीं सुनेंगे। अगर आपको बोलना है तो हमारे समर्थन में बोलो, वरना बाहर जाओ। प्रजातंत्र का अगर यही मतलब है कि किसी ने आवाज उठाई तो उसको निकाल दिया गया, तो मैं समझता हूं कि इससे विवाद थमेंगे नहीं और ज्यादा होंगे। और जब विवाद होंगे तो दिल्ली की जनता को दिए गए वायदों का क्या होगा? इट इज देयर इंटरनल मैटर, बट हेंस यू आर टॉकिंग दैट यू आर ए पार्टी विद ए न्यू टाइप ऑफ वर्क कल्चर। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये उनकी पार्टी के सेहत के लिए, उनके कार्यकर्ताओं की मैं फीलिंग, मैं उनकी भावना मैं बता रहा हूं, वो उचित नहीं है। लोकसभा में कल बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने से जुड़ा विधेयक पारित हो गया। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि विधेयक में बीमा धारकों के हितों का ख्याल रखा गया है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों ने इस विधेयक का विरोध किया और अब इसे राज्यसभा में पारित कराना सरकार के लिए चुनौती होगी। बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 26 से बढ़ाकर 49% करने से जुड़े बीमा संशोधन विधेयक 2015 को बुधवार को लोकसभा की मंजूरी मिल गई। सरकार ने उम्मीद जताई है कि इस विधेयक से पूंजी की कमी से जूझ रहे बीमा क्षेत्र को रफ्तार मिलेगी। साथ ही बीमा धारकों के हितों की रक्षा के लिए नियामक कड़े किए गए हैं। साथ ही सरकार ने ये कहा है कि अगर ये बिल राज्यसभा में पास नहीं हो पाता है तो वो दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकती है। Our hope would be that the Congress would support it, though after the debate in the Lok Sabha today, there is a real question mark there. We'll have to see how all of that unfolds. But of course, you know, if the bill is defeated in the Rajya Sabha, having been passed in the Lok Sabha, that does open an opportunity for a joint session. इससे पहले लोकसभा में कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट समेत कई विपक्षी दलों ने विधेयक को बीमा धारकों के हितों के खिलाफ करार देकर इसका विरोध किया। If there is any failure to do so, immediately their registration certificate will be cancelled. But then what happens to the people who are insured by these companies? Sir, you can never depend on foreign companies to really help out in health insurance sector. Mostly, the insurance companies are cheating people. In the health sector, they say, we'll give you cashless treatment. But later they say that your claim is not tenable. Please conclude now. How many people? The government is evading the powers, the legislative powers of the parliament against all parliamentary traditions, customs and conventions of this house. For what purpose? Just to satisfy the interest of the multinational corporate insurance companies. It is against the basic principles of parliamentary democracy. बीमा विधेयक में विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार अध्यादेश लाई थी, जिसका विपक्ष ने कड़ा विरोध किया। लोकसभा में सत्ता पक्ष के संख्या बल के आधार पर इसे मंजूरी मिल गई है, लेकिन राज्यसभा में विरोधी दलों के सख्त रुख को देखते हुए विधेयक के कानून बनने का रास्ता आसान नहीं होगा। प्रणव गोस्वामी के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। साथ ही लोकसभा में कल कोयला खान संशोधन विधेयक 2015 पारित हो गया। सरकार का कहना है कि इस विधेयक के कानून बनने से कोयला खानों के आवंटन में पारदर्शिता आएगी। कोयला खदानों की नीलामी के लिए पिछले साल अध्यादेश जारी किया गया था, वहीं कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया का दूसरा चरण शुरू हो गया है। कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस विधेयक के कानून बनने से कोयला उत्पादन करने वाले राज्यों को फायदा होगा। उन्होंने विपक्ष की कई शंकाओं को दूर करने की कोशिश भी की। मैं बताना चाहूंगा कि एक एक ब्लॉक टेक्निकल कमेटी जिसमें हर एक डिपार्टमेंट के लोग मेंबर्स हैं, उस टेक्निकल कमेटी द्वारा डिसाइड किया गया कैसे इसको किस पर्पस के लिए किया जाए। कोई भी ब्लॉक स्टील से पावर में नहीं ट्रांसफर किया। लोकसभा में बहस के दौरान विपक्ष ने सरकार से कई मुद्दों पर सफाई मांगी। कांग्रेस, टीएमसी, सीपीएम और बीजेडी ने राज्यों को मिलने वाली रॉयल्टी की समय सीमा का मसला भी उठाया। Consult with the concerned coal-bearing state when you are determining what will be in a regulated sector, what will be in a non-regulated sector. Personally, you may be interacting with the government, but this should be in the law, because in future, it is not that you will be continuing in this ministry, somebody else will come. There are 5 states
which have 90%, 99% of the coal reserves. What about the rest of the 25 states, sir? Our union is bound together by a very delicate promise that each state has made to each other. That's why the constitution makers did not provide national resources in the state list, sir. इस विधेयक पर विपक्ष ने कई संशोधन पेश किए थे, लेकिन सभी संशोधन खारिज हो गए। विपक्ष ने पिछले साल अध्यादेश लाने के लिए सरकार की आलोचना की थी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर सरकार में विभागों को लेकर असंतोष उभरने की खबर है। बीजेपी कोटे से मंत्रिमंडल में शामिल हुए सज्जाद लोन ने कार्यभार नहीं संभाला। वो जम्मू से सीधे श्रीनगर चले गए। सज्जाद लोन को विज्ञान, तकनीक और पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। माना जा रहा है कि लोन को विश्वास था कि उन्हें कोई महत्वपूर्ण विभाग मिलेगा। दूसरी तरफ पीडीपी के नेता अब्दुल रहमान वीरी भी उनको मिले मंत्रालय से खुश नहीं है। माना जा रहा है कि उन्होंने पीडीपी नेतृत्व से अपनी नाखुशी जाहिर भी कर दी है। जमीन अधिग्रहण विधेयक के विरोध में पदयात्रा करने जा रहे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे को जान से मारने की धमकी मिली है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अन्ना हजारे की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। कनाडा में रहने वाले गगन विधु नाम के प्रवासी भारतीय ने फेसबुक पर यह धमकी दी है। अन्ना हजारे का कहना है कि इस तरह की धमकियां उन्हें पहले भी मिलती रही हैं और वो ऐसी धमकियों की परवाह किए बिना आजीवन देश सेवा करते रहेंगे। हाल ही में अन्ना हजारे ने भूमि अधिग्रहण कानून में किसान विरोधी प्रावधानों के खिलाफ 1100 किलोमीटर की पदयात्रा का ऐलान किया है, जो वर्धा में सेवाग्राम के गांधी आश्रम से शुरू होकर दिल्ली के रामलीला मैदान में खत्म होगी। पदयात्रा के कार्यक्रम पर फैसला 9 मार्च को होगा। ये आपके मर्डर करेंगे, आपका खून करेंगे, लेकिन मैंने जब जीवन में तय किया कि जब तक जीना है समाज और देश की सेवा करनी है और जिस दिन मरना है समाज और देश की सेवा करते करते मरना है, तो ऐसे धमकी को मैं डरता नहीं। 2G और 3G स्पेक्ट्रम की अब तक की सबसे बड़ी नीलामी बुधवार को शुरू हुई। सभी 4 बैंड में 6 दौर की नीलामी के बाद कंपनियों ने करीब 60,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई। बोली आज भी जारी रहेगी। सरकार इस नीलामी से 82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाने की उम्मीद कर रही है, लेकिन अगर बोली इसी तरीके से जारी रही तो अंतिम राशि और भी ज्यादा हो सकती है। भारतीय एयरटेल और वोडाफोन को अपने स्पेक्ट्रम बचाने के लिए मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो से कड़ी टक्कर मिल रही है। इन दोनों कंपनियों को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन बाजार में वॉइस और इंटरनेट सेवा को जारी रखने के लिए स्पेक्ट्रम की जरूरत है। सरकार को फरवरी 2014 में हुई पिछली स्पेक्ट्रम नीलामी से 62,162 करोड़ रुपए मिले थे। वहीं कोयला ब्लॉकों की नीलामी का दूसरा चरण बुधवार को शुरू हो गया। अडानी पावर, JSW स्टील और उषा मार्टिन ने पहले दिन हुई 4 कोयला ब्लॉकों की नीलामी में बाजी मारी। अडानी पावर ने जीतपुर ब्लॉक हासिल किया, उषा मार्टिन ने बृंदा और ससाई ब्लॉक की बोली में जीत हासिल की, तो JSW स्टील मोइत्रा खदान हासिल करने में कामयाब रही। ये चारों कोयला ब्लॉक झारखंड में हैं। सरकार दूसरे चरण में उत्पादन के लिए तैयार कम से कम 15 ब्लॉकों की नीलामी करेगी। पहले दौर में सरकार 19 कोल ब्लॉकों की नीलामी कर चुकी है और पहले दौर के लिए नीलामी 14 फरवरी को शुरू हुई थी और 22 फरवरी को इसकी प्रक्रिया पूरी हो गई थी। आरबीआई ने होली का तोहफा देते हुए होम लोन और दूसरे कर्ज सस्ता होने का रास्ता साफ कर दिया है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कल 0.25% की कटौती की है, जिसके बाद बैंकों ने भी ब्याज दरों में जल्द कटौती का संकेत दिया। आरबीआई के इस कदम से सरकार और उद्योग जगत दोनों खुश हैं। आम बजट पेश होने के 4 दिन बाद ही आरबीआई ने ब्याज दर में कटौती के फैसले से सबको चकित कर दिया। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कमी कर इसे 7.5% कर दिया है। इससे पहले 15 जनवरी को रेपो रेट में 0.25% की कटौती की गई थी। कैश रिजर्व रेशियो को 4% पर बरकरार रखा गया है। सरकार का कहना है कि आरबीआई के इस कदम से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। The EMI is coming down significantly. If you have a housing loan, you have a car loan, you have a motorcycle loan, you're putting more money in the pockets of consumers. When you put more money in the pockets of consumers, consumption goes up, and as consumption goes up, obviously the economy has a real opportunity to get moving in the near term. रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि महंगाई दर में आई कमी अनुमान से अधिक है। उनका अनुमान है कि वित्त वर्ष 2015-2016 की पहली छमाही में मुद्रास्फीति नरम रहेगी, जबकि अगली छमाही में ये बढ़कर 6% के आसपास पहुंच जाएगी। रिजर्व बैंक के मुताबिक विकास दर में भी उछाल के संकेत मिलने लगे हैं।
Both, in fact, if you read the RBI statement, it really echoes what we've said in the economic survey that, we should still view India as a recovering economy. केंद्रीय बैंक ने पहली बार शेयर बाजार खुलने से पहले रेपो रेट में कमी का ऐलान किया, जिसका असर बाजार पर भी दिखा। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स ने पहली बार 30,000 और निफ्टी ने 9,100 का स्तर छुआ। हालांकि कारोबार खत्म होने पर दोनों ही सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई। जानकारों के मुताबिक रिजर्व बैंक के कदम का असर विकास पर दिखेगा। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में तेजी आ जाएगी, साथ ही साथ जो है ऑटोमोबाइल्स की सेल में तेजी आ जाएगी। वो कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी को तेजी देगी, जीडीपी के अंदर ग्रोथ दे देगी। रिजर्व बैंक 7 अप्रैल को मौद्रिक नीति का ऐलान करने वाला है। इससे पहले रेपो रेट में कमी के फैसले ने सबको खुश कर दिया है। बैंकों ने भी आरबीआई के फैसले का स्वागत किया है और इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने की बात कही है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। स्वाइन फ्लू से 40 और लोगों की मौत हो गई है। देश में इस साल इस बीमारी से मरने वालों की तादाद 1,198 हो गई है। वहीं इसकी चपेट में आने वालों की तादाद 22,000 को पार कर गई है। स्वाइन फ्लू का सबसे ज्यादा असर गुजरात में है। मंगलवार को राज्य में 9 लोगों की मौत हो गई और इसके साथ ही बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा 292 तक पहुंच गया है। राजस्थान में अब तक 286 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। मध्य प्रदेश में 168 और महाराष्ट्र में 170 लोगों की मौत हुई है। पिछले दिनों बारिश और तापमान में कमी आने से स्वाइन फ्लू का खतरा फिर बढ़ गया है। अस्पतालों में बड़ी तादाद में मरीज पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार H1N1 से पीड़ित लोगों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर दक्षेश यात्रा के अंतिम पड़ाव में कल अफगानिस्तान पहुंचे। राजधानी काबुल में जयशंकर राष्ट्रपति अशरफ गनी और मुख्य कार्यकारी से उन्होंने मुलाकात की। विदेश सचिव का दक्षेश देशों का दौरा पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने की भारतीय नीति का हिस्सा है। अफगानिस्तान के विदेश सचिव से मुलाकात के दौरान क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर बात हुई। साथ ही पिछले साल दक्षेश सम्मेलन के दौरान भारत की तरफ से की गई पहलों की समीक्षा भी की गई। विदेश सचिव का अफगानिस्तान दौरा इस लिहाज से भी अहम है कि तालिबान और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बातचीत की कोशिशें हो रही हैं। ऐसे में क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के मसले पर भी भारत के रुख से अफगानिस्तान को अवगत कराया जाएगा। और इससे पहले विदेश सचिव भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान की यात्रा कर चुके हैं। कुछ और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इराक के तिक्रित शहर को इस्लामिक स्टेट के आतंकियों से मुक्त कराने के लिए अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है। यह हमला इराकी सेना ने किया है। माना जा रहा है कि इस भीषण जमीनी और हवाई हमले में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ईरान का सहयोग मिल रहा है। हालांकि अमेरिका ने साफ किया है कि वो सीधे तौर पर इस हमले में शामिल नहीं है। लगातार जारी इन हमलों ने इस्लामिक स्टेट को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि अब भी वे रुक रुक कर हमलों का जवाब दे रहे हैं। तिक्रित के तीनों ओर लड़ाई जारी है। पश्चिमी क्षेत्र के अल ज़ुहूर में हमलों से बौखलाए आतंकियों ने बम धमाके तेज कर आम नागरिकों को भी निशाना बनाया, जिसके बाद सरकार को अपना अभियान कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। ईरान के सैन्य कमांडर इस अभियान में सीधा सहयोग दे रहे हैं। अमेरिका भी इन हमलों का समर्थन कर रहा है। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इस लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल होने से इनकार किया है। We operate in Iraq in support of the Iraqi government. The Iraqi government in this case did not ask for our support in this particular operation. सहयोग बढ़ाते हुए ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वो इराक में 300 और सुरक्षा बलों को भेजेगा। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभियान के तहत आईएस के खिलाफ लड़ाई में मदद कर रहा है। करीब 200 ऑस्ट्रेलियाई विशेष बल पहले ही इराकी सैन्य बलों को इस्लामिक स्टेट के खिलाफ इराक में प्रशिक्षण दे रहे हैं। तुर्की ने भी इस लड़ाई में इराक के साथ खड़े होने की प्रतिबद्धता दोहराई है। عملية التحرير قد تطمئنكم تسمعون ستكون عراقية في القطاعات وفي التوقيت وفي السلاح وفي التجهيز خالصة أبدا ما أحد له علاقة بها هاي معركتنا معركة الجيش العراقي। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने चिताया है कि तिक्रित में अभियान काफी सावधानी से चलाया जाना चाहिए और ये देखा जाना चाहिए कि कोई आम नागरिक हताहत न हो। साथ ही मूलभूत मानवाधिकार सिद्धांतों और मानवीय कानून का पूरी तरह से आदर होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट,
राज्यसभा टीवी। वहीं यूक्रेन में युद्ध विराम पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रहा है। इस बीच कल दोनेत्स्क में हुए खान धमाके में 30 लोगों के मारे जाने की खबर है। सरकार ने आरोप लगाया है कि अलगाववादी बचाव कार्य में बाधा डाल रहे हैं। ऐसे में अमेरिका सहित यूरोप के कई देशों ने रूस पर और ज्यादा प्रतिबंध लगाने की वकालत की है। दोनेत्स्क में बुधवार को कोयला खदान में हुए धमाके में 30 लोगों के मरने की खबर है। ये इलाका अलगाववादियों के कब्जे में है। यूक्रेन सरकार का कहना है कि अलगाववादी राहत और बचाव कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। Тому я публічно зараз звертаюсь до Російської Федерації. Дайте вказівку цим подонкам пропустити наші гірничо-рятувальні бригади. Для того, щоб врятувати життя шахтарів. प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद अब जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल भी अब रूस का विरोध कर रही हैं। उन्होंने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात कही। वहीं इटली के प्रधानमंत्री मात्तेओ रेंजी ने यूक्रेन की संप्रभुता कायम रखने की बात कही है। Eins ist klar, wenn dieses Maßnahmenpaket von Minsk stark verletzt wird, steht der Europäische Rat und steht auch die Kommission bereit, dass weitere Sanktionen vorbereitet werden bzw. verabschiedet werden. Siamo in un momento in cui tutti noi vogliamo il rispetto della indipendenza e della sovranità dell'Ucraina, siamo totalmente impegnati e interessati. इस बीच अमेरिका ने भी संघर्ष विराम को नहीं मानने पर रूस पर और अधिक प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। अमेरिका की टीम यूरोपीय संघ के साथ मिलकर प्रतिबंध की तैयारियां कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात क्रिकेट वर्ल्ड कप की। बुधवार को ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान पर रिकॉर्ड जीत हासिल की। पूल ए के इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया और इसके साथ विश्व कप में सबसे बड़ी जीत का भी रिकॉर्ड बना डाला। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 417 रन बनाए। विश्व कप में सबसे बड़ा स्कोर और सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड अब तक भारत के नाम था। भारत ने 2007 के विश्व कप में बरमूडा के खिलाफ 5 विकेट पर 413 रन बनाकर 257 रन से जीत हासिल की थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान पर 275 रन के अंतर से जीत दर्ज की, जो विश्व कप में अब सबसे बड़ी जीत बन गई है। जीत के हीरो रहे सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर, जिन्होंने 133 गेंद में 178 रन की धुआंधार पारी खेली और इसके अलावा मैक्सवेल ने 39 गेंद में 88 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। वार्नर विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के लिए सर्वोच्च पारी खेलने वाले बल्लेबाज भी बन गए। वार्नर ने मैथ्यू हेडन का 158 रन का रिकॉर्ड तोड़ा, जो उन्होंने 2007 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एंटीगा में बनाया था। और उधर नेपियर में पूल बी में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात को 129 रनों से हरा दिया। ये लगातार 2 हार के बाद पाकिस्तान की दूसरी जीत है। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 339 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए शहजाद ने 93, हारिस सोहेल ने 70, कप्तान मिसबाह उल हक ने 65 और शाहिद अफरीदी ने 7 गेंदों पर नाबाद 21 रनों की पारी खेली। तूफानी पारी के दौरान अफरीदी ने एक दिवसीय क्रिकेट में 8000 रन भी पूरे कर लिए। 340 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए यूएई की टीम 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 210 रन ही बना पाई। 93 रनों की शानदार पारी खेलने वाले अहमद शहजाद को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत विश्व कप में अपना चौथा मैच कल वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगा। पर्थ में खेले जाने वाले इस मैच को जीतकर भारत के अपने ग्रुप में टॉप पर बने रहने की कोशिश होगी। अब तक खेले गए तीनों मैच जीतकर भारत 6 अंकों के साथ शीर्ष पर काबिज है। इसके अलावा 10 मार्च को भारत को आयरलैंड से मैच खेलना है। लीग चरण के आखिरी मैच में 14 मार्च को भारत का सामना जिम्बाब्वे से होगा। वेस्टइंडीज ने अब तक 4 मैच खेले हैं, जिसमें 2 में उसे जीत मिली है। भारतीय टीम की कोशिश होगी कि वेस्टइंडीज पर जीत दर्ज करके अपने विजय अभियान को जारी रखा जाए। साथ ही होली के दिन भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को जीत का जश्न मनाने का भी मौका मिल जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कैबिनेट का फैसला, स्वच्छ भारत अभियान में दान पर मिलेगी कर में छूट। 712 किलोमीटर लंबी सड़कों को किया जाएगा 4 लेन। रोक के बावजूद बीबीसी के चैनल 4 ने दिखाई निर्भया पर बनी डॉक्यूमेंट्री। भारतीय विदेश मंत्रालय कर सकता है दखल। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण आम आदमी पार्टी की पीएसी से बाहर। 8 सदस्यों ने डाले विरोध में वोट। अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मंजूर।
कोयला, खान और बीमा बिल लोकसभा से पास। बीमा बिल को राज्यसभा से मंजूरी न मिलने की दशा में सरकार बुला सकती है संयुक्त सत्र। ऑस्ट्रेलिया ने 417 रन बनाकर विश्व कप इतिहास में बनाया सबसे बड़ा स्कोर। 275 रन से अफगानिस्तान पर दर्ज की रिकॉर्ड जीत। भारत का कल वेस्टइंडीज से मुकाबला।